हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आउट ऑफ Cr2+ और Fe2+। तो हमने Cr का एटॉमिक नंबर लिख दिया, Fe का एटॉमिक नंबर लिख दिया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो निकले आर्गन 4s0 3d4, और इसमें से 2 निकाले तो ये बनेगा 4s0 3d6। तो डी में कितने आ रहे हैं आपके? 6 आ रहे हैं। अगर डी के 6 दिखाने हैं तो कुछ ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे डी में कितने हैं? 4 है। 1 2 3 और 4। तो हर कोई इन दोनों में से, दोनों के दोनों, ये क्या चाहते हैं? ये दोनों के दोनों चाहते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या चाहते हैं? D5 कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए ये दोनों के दोनों हाफ फील्ड होने की कोशिश करेंगे। और हाफ फील्ड कैसे होंगे आप जानते हो? बताओ। इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन देके। बोलिए हाँ या ना। डी वाला इलेक्ट्रॉन D4 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कौन सी प्रोसेस कर रहे होते हैं? वो रिडक्शन कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं वो कौन सी प्रोसेस कर रहे होते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो करता है ऑक्सीडेशन वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कर रहा होता है रिडक्शन वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गई ये Yes, बात? sir. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप मुझे लगता है कर पाएंगे। कह रहे हैं आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। कह रहा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, व्हाई इट इज बीइंग शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स and not by नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं शो कर पाते और ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्यों शो कर पाते हैं? इसका आंसर मुझे लगता है सभी बच्चे सही लिख कर आए होंगे। बताइए क्या आंसर लिखेंगे इसका? So presence of vacant d orbital. बहुत बढ़िया। और वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करता है बेसिकली? जितना ज्यादा आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा उतनी ही आपकी टेंडेंसी होगी। किसकी टेंडेंसी होगी? बॉन्ड फॉर्म करने की। कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब यहीं पे आपका यस सर। पूछ लेगा आपसे ऑक्साइड्स के बारे में, तो बोल देगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल टू प्रूव। एक एग्जांपल भी देना है आपको ऑक्साइड के तरीके से इस बात को प्रूव करने के लिए। तो एक छोटी सी एक रिएक्शन लिखूंगा, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ भी जाएंगे उसको। आप MnO4- लीजिए, H+ डालिए इसके अंदर। इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ MnO4- MnO2 और साथ में पानी बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर करें तो यहाँ पर 3 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये MnO2 के पास ये वाला 2 MnO4 था, ये MnO2 था, और यहाँ पे 2H2, तो यहाँ पे मुझे 4 H+ देने पड़ेंगे। अब एक मतलब की बात समझने वाली, रिएक्शन तो आप याद कर ही लोगे। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये +7 ही शो कर रहा है, राइट? इतनी शो कर रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे Mn कितना शो कर रहा है? +4। तो आप कहोगे +7 से +4 होता दिख रहा है, समझ आ रही है? लेकिन ये +7 से +7 ही है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट में। +7 से +4 का मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, रिडक्शन कर रहा है, हाँ या ना? अगर मैं +7 से +4 शो कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं क्या शो कर रहा हूँ बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट और नॉट? जल्दी बोलिए। हाँ, अगर Yes, ये sir. MnO4 2- हो जाए, MnO4 2-, राइट, तब आसानी से हो जाएगा।
MnO4 2 माइनस में ये +6 है, ये +7 है, ये +6 है, ये +4 है। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि +6 से +7 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो ये हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला क्या कर रहा है इसकी रिडक्शन। सेम ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, Mn ही पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन में भी, और Mn ही पार्टिसिपेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिडक्शन में भी। एम आई क्लियर टू ऑल? तो ऐसा ऑक्साइड जो दोनों प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो एक ही रिएक्शन के अंदर, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कहानी समझ आ गई? यस सर। चलिए, अगर ये कहानी समझ आ गई तो हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं। ये ऑक्साइड की कहानी थी हमारी, और आपके ना की MnO4 की प्रॉपर्टीज है ना प्रिपरेशन है, वो सारी चीजें हट गई हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में 5 नंबर के लिए आया, जरूर शेयर करता हूँ आपके साथ। कह रहा है आपके पास क्वेश्चन आया, रीजनिंग देनी है। कह रहा है आपके पास D4 स्पीशीज है, D4 यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कह रहा है Cr2+ तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि वाइल मैग्नीज 3 ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कोबाल्ट 3 जो होता है ये स्टेबल है। कहां स्टेबल है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और लेकिन यही चीज कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ जाए तो इट गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज। उस केस में ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है। आपसे पूछा ऐसा क्यों? तो पहले इन 2 क्वेश्चन का आंसर हम बात कर लेते हैं। एक लास्ट पार्ट और कर लो, चलो कर लो। वो कह रहा है जो D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत अनस्टेबल है। D1 configuration is very unstable in ions. Why? आयंस में D1 कॉन्फ़िगरेशन सबसे अनस्टेबल क्यों होती है? कारण बताइए। तो बताएगा आप में से इसके आंसर्स? सर स्टेबल नहीं होती। कौन सी वाली? पहले का आंसर बताइए। D4 स्पीशीज Cr2+ की स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, जबकि Mn3+ की स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? सर वो एक लूज करके Cr जल्दी से D3 बनाएगा और बढ़िया, Mn एक गेन करके D5। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आप लोग दिमाग अगर लगाएंगे तो आंसर आपके सामने ही है। देखो आपको दे रखा Cr2+ और एक दे रखा Mn3+। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आंसर लिखने से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना। Cr2+ है, Mn3+ है। Cr का एटॉमिक नंबर 24, Mn का एटॉमिक नंबर 25। कॉन्फ़िगरेशन वही है, आर्गन 4s2 और 3d5। इसकी है आर्गन 4s1 3d5। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो Cr2+ क्या शो करने वाला है? आर्गन 4s तो हो जाएगा 0 और 3d हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आर्गन 4s0 और ये हो जाएगा 3d4। दोनों सेम सेम ही शो कर रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन दोनों के सेम सेम शो होने के बाद भी बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा बढ़ गया? बोलिए। सर Mn का। ऑब्वियस ही बात है Mn का। तो Mn इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? देखो दोनों ही चाहते हैं कि D5 दोबारा बन जाए। ये भी चाहता है D5 बन जाए, ये भी चाहता है D5 बन जाए। लेकिन D5 इन दोनों में से जल्दी कौन कर पाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच पाएगा। जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? ऑब्वियस सी बात है Mn3+। हाँ या ना? Mn3+ इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच पाएगा, मानते हो या नहीं? Yes, sir. और अगर Mn3+ जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बताओ कैसा बिहेव करेगा वो? जल्दी बोलो। Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको आप लोग एक चीज और एक फॉर्म में और लिख सकते हो आंसर इसका। आपने आंसर को एक्सप्लेन करो कि भैया ई नॉट क्या होता है? किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए किया गया काम। बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? अरे वही बात है जो मैंने अपनी बात को खाली घुमा दिया। इनमें से कौन कर सकता है ऑक्सीडेशन? चलो ये बताओ।
और कौन जरूर करेगा रिडक्शन? कौन पक्का सर रिडक्शन रिडक्शन Mn3+ करेगा ना? करेगा। करेगा ना Mn3+ यस रिडक्शन। सर। इसका मतलब Mn3+ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है या मुश्किल काम है? तो मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। अगर मुश्किल काम होता है तो बताओ वर्क डन जो होता है, ई नॉट जो होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव। खत्म कहानी। आप लिख देना कि इसके ई नॉट की वैल्यू क्या है, Mn3+ वाले केस में वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब अपने आंसर को आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझाने के लिए आप टर्म्स यूज कर रहे हो। आप बोलोगे इसके ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये D5 फॉर्म कर लेगा। जबकि ये इसके पास तो लूज की टेंडेंसी है, तो क्या करेगा, D4 से क्या बनाएगा अगला स्टेट, D3। कितने लोगों को अब बात समझ आ गई? हाँ या ना? आगे सर। क्लियर है? अब अगली बात सुन लीजिए। उसने कहा कोबाल्ट 3 स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, लेकिन क्या होता है कॉम्प्लेक्सिंग आयन के केस में ये ऑक्सीडाइज क्यों होता है? ऑब्वियस ये बात है। कॉम्प्लेक्सिंग आयन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिंग आयंस होते हैं जिनके पास ज्यादा अटैकिंग साइट्स हो। तो जब कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होंगे, तो उस केस में कोबाल्ट जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कारण क्या, उसके पीछे भी एक कारण है। जितने ज्यादा, मोर द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है। वाटर वाले केस में क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम 2 शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स कंबाइन कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स तो मल्टीपल साइड से कंबाइन करेगा, और मल्टीपल साइड से कंबाइन करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान काम हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि CO3 की टेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि CO2 से, मतलब ये जनरली पहले देखा है तो पानी के साथ तो क्या बना रहा था, ये पानी के साथ CO2 था, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ क्या बना देगा तुरंत अपना CO3। और CO3 क्यों बनाएगा ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। जितने ज्यादा कंबाइनिंग स्पीशी उतनी ही टेंडेंसी सेंट्रल मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ज्यादा। तो जितने ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसके पीछे कारण क्या है कि वो ऐसा इसलिए शो कर रहा है ताकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। और हाईएस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज कंबाइन कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा आसानी से वो अपने आप को और स्टेबल करने की कोशिश करेगा। वाटर में उसकी लिमिटेशन है कि 2 के बाद वो और वैलेंसी शो नहीं कर सकता, जबकि जो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है उनके साथ ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो कर पाएगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। इसके तुरंत बाद थर्ड पार्ट था कि जो D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है ये अनस्टेबल क्यों होती है, इज वेरी अनस्टेबल। देखो D1 का मतलब क्या है कि देखो पहली बात तो D1 कौन शो करेगा, जिसके पास D में है ही कितने इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बोलिए। 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा, और लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, D0। आया ना? यस सर। तो अब एक ही तरीका है, या तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, डी वाले क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या ये जो डी इलेक्ट्रॉन है क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे एक को। या तो एक लूज कर सकता है या ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। यानी कि जिसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरली क्या शो करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है, एक वर्ड या क्लोज खाली। जिसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या शो करने वाला है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेम एलिमेंट क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन भी करने वाला है, और वही सेम एलिमेंट क्या करने वाला है आपका, रिडक्शन करने वाला है। एम आई क्लियर टू ऑल? इसकी मजबूरी ने इसको ऐसा करने के लिए कहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो दे दो, जैसे जैसे बिहेव करता है हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो एल्कली की तरह बिहेव करेगा या फिर वो हेलोजन की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए ना वो एल्कली का पार्ट है ना वो हेलोजन का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे D1 को भी हमने क्या कह दिया कि ना तो आप प्रॉपरली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो ना ही आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, डिसप्रपोर्शनेशन में, कि आप फ्री हो, आप इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो सेम रिएक्शन में और आप इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो सेम रिएक्शन में। एम आई क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलिए सभी लोग, क्विकली। यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर।
यस ओके, आगे बताओ। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जानते हैं आप लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का? पहले तो व्हाट आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये दोनों आते कहां पर है पहले तो ये बताओ मुझे। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद है या नहीं? इनर ट्रांजिशन का मतलब है, ये ऑब्वियस सी बात है, एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक में से जनरेट हुआ है। एफ कहां से जनरेट हुआ है? डी ब्लॉक में से। तो अगर मैं एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये डी ब्लॉक जनरेट हो रहा है, ये बात हम समझ रहे हैं। तो अगर डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी होती है, तो बताओ एफ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती होगी? n-2f 1 to 40। एम आई क्लियर, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। सभी को समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो बेसिक बात आपको समझ आ रही है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-2 है, ये डी के अंदर के लिए है। तो इसको हम लोग पेन अल्टीमेट शेल तो होता है हमारा डी ब्लॉक, ये पेन पेन अल्टीमेट शेल हो गया, यानी कि सेकंड टू सेकंड लास्ट शेल हो गया, अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो एफ के अंदर आपको पढ़नी है, वो दो तरह की ये एक्सेप्शन शो करता है, दो तरह के एक्सेप्शंस। एक होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज कट गई हैं इसकी, लेकिन आइडिया दोनों का सेम सेम ही है। देखो कॉन्ट्रैक्शन शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आगा रही है, पहले तो खुद सोचो, जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आते 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 कई सारी रोज हमारी बन रही हैं, तो आपका जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इनर ट्रांजिशन की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं, ये आते हैं आपके पीरियड 6 और पीरियड 7 में। पीरियड 6 मतलब n की वैल्यू 6, और अगर n की वैल्यू 6 है तो आप मुझे बताओ f कौन सा है? f हो गया n-2f 1 to 14, दैट इज 6 - 2f विच इज इक्वल्स टू 4f। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं आपके? आने वाले इलेक्ट्रॉन 4f में आ रहे हैं। सही है, 4f में आ गए। जो नीचे, इससे नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज ये वाला, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 7। तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 लिख रहा हूँ, तो बताओ f कौन सा हो गया? f इज अगेन 7 - 2f 1 to 14, दैट इज इक्वल टू 5f। यानी 7th पीरियड में 5f आएगा, 6th पीरियड में 4f आएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? क्लियर है? 7th में 5f, 6th में क्या आ गया आपका? 4f आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ भरे जाएंगे 4f में और 5f में। यहाँ पे जो टर्म आपने समझनी है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या भला, और इसने क्यों एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी, ये समझ लो। ये कहता है एक्चुअली में, जब आप डी की बात करते हैं तो डी में कौन सा डी आता है हमारा? 5d की फिलिंग होती है। 5d की फिलिंग के साथ दो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद, दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होने शुरू होते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 4f में, और कहां तक फिल होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो क्या रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली क्या चीज बढ़ रही है आपकी? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसको सिंपल सी भाषा में कहूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली, क्या कहा मैंने? साइमल्टेनियसली आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो रहे हैं। कहां पे? न्यूक्लियस में। अब क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरी तरफ आ जाओ। अब ये जो पूरा एलिमेंट था, ये इसलिए बेफिक्र था कि इसे लगा कि मेरे पास तो एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, और तो मैंने डी एंड एफ भी खरीद लिए हुए हैं, और एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल कर देगा।
और अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस के पास तो आ ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे। लेकिन ये इसकी जो कंफ्यूजन थी या कहूँ ये इसकी लापरवाही या इसका वहम, ये इसको भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा? जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ? इसको प्रोटॉन खींच रहा है अपनी तरफ कि मेरी तरफ आ जा। इसे ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो एफ के इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेंगे। एफ के इलेक्ट्रॉन शुड रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। लेकिन होता क्या है, एफ ऑफर करता है पुअर शील्डिंग। एफ क्या ऑफर करता है? पुअर शील्डिंग। नाउ व्हाट इज पुअर शील्डिंग? जल्दी बताओ, व्हाट इज शील्डिंग? चलो पुअर शील्डिंग के बाद की बात है। व्हाट इज शील्डिंग? पहले ये बताइए आप लोग, व्हाट इज शील्डिंग बच्चों? सर जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। देखो, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकना है, रिपल्शन ऑफर करना है ना? ऐसा तभी हो पाएगा जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर मौजूद है उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, एक प्रॉपर जगह हो जहां पे वो खड़े होकर सामने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाए। तो एफ के हमने कितने एक्सपेक्ट किए कि 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलके आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। लेकिन इनकी ये क्या कहते हैं, हम क्यों नहीं कर पाए? ये कहते हैं कि एफ की कोई प्रॉपर शेप नहीं है। एफ कैसी शेप रखता है आप सभी जानते हो, डिफ्यूज शेप होती है एफ की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको जो एफ में बैठे हुए थे ये कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉपर हमारे लिए सीट ही नहीं बनी जहां पे हम खड़े होकर इसको रोक पाए। हमें तो कहा गया घूमते रहो घूमते रहो। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहे यहाँ पहुंच गए सारे के सारे ज्यादातर, और ये वाली स्पेस खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा आसानी से। इसको हम इस भाषा में समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ जो होता है इसको शील्ड करना था, लेकिन एफ ने शील्डिंग अपनी प्रॉपरली नहीं करी। कारण क्या है? एफ की शेप क्या होती है? डिफ्यूज होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशनिंग है स्पेस में वो भी कोई प्रॉपर नहीं है इन केस ऑफ एफ। इसीलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पूरी आजादी मिल जाती है वो अंदर की तरफ आने में, कि उसको कोई रोक नहीं पा रहा, तो इसलिए वो अंदर आने की कोशिश करता है। ये जो पुअर शील्डिंग है ये यहाँ पे हमारे लिए नुकसानदायक है। बताओ नुकसानदायक क्यों है? जो साइज देखते हो आप, रेडियस देखते हो, रेडियस का मतलब होता है, रेडियस का मतलब होता है बाहर वाले शेल की दूरी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी तो आपका एटॉमिक रेडियस है। और अगर वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है इनकी लापरवाही के कारण न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, कहां पहुंच गया? न्यूक्लियस के पास पहुंच गया ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो साइज कैसा हो गया? जल्दी बोलिए, साइज रिड्यूस हो गया। तो इसका आंसर देखो किस तरह लिखोगे आप बोलोगे देयर इज अ कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल इंक्रीज, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज in the atomic number, hence number of electrons are increasing in the shell. At the same time number of protons in nucleus is increasing. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं? is increasing. Therefore, effective nuclear charge increases. आया ना? D and F, majorly F, D and F subshell offers poor shielding or poor protection. Hence, the electron from outermost shell can move towards the nucleus. This decrease in size, this gradual decrease in size is lengthened contraction. मुझे तो सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। इस ग्रेजुअल डिक्रीज को जो साइज में हुआ है इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल?
सर इसमें Yes, हम 5D और 4F भी मेंशन करें क्या? बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, डेफिनेशन तो एक लाइन की है इसकी। लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन आपसे पूछा था, आप एक लाइन में 1 मार्क के लिए आ गए, तब बोलोगे स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और आयंस with increase in the atomic number is called the length rate contraction. But what is the reason behind? The reason is the poor shielding offered by the D and F subshell, and the effective nuclear charge is continuously increasing because of the increasing number of electrons as atomic number is continuously increasing. But at the very same time, the poor shielding is being offered by the D and F subshell. Therefore, the electron comes towards the nucleus, resulting in the smaller size. बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही आपका एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या चीज है? इसमें बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे 4F रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पर 5F रिस्पॉन्सिबल है। 5F रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ एक चीज आप और नोटिस कर रहे हो कि साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 7th पीरियड है तो शेल फालतू हो गया ना। ये 6th पीरियड में था, ये 7th पीरियड में। तो आप ये नहीं कहो साइज छोटा हो गया 7th पीरियड का, नहीं, साइज तो बड़ा होता है, लेकिन जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो पाता। यानी जो डिक्रीज है या इंक्रीज है वो ग्रेजुअल नहीं है, वो स्लाइड है, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर है, इंक्रीमेंट तो है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे उसने वही बोला कि 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दोनों में डिफरेंस